तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा है ज्योग्राफी, भूगोल का लगातार चल रहा है, आपको पता ही है। प्रत्येक दिन रात्रि आपको 9 बजे ये भूगोल की क्लास डेली लाइव मिल रही है, लाइव प्रीमियम क्लास मिल रही है। इसको आप पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि सभी पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से। समस्या हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना पूछ लिया करें आप किसी से संबंधित। यदि कोई प्रश्न आपका या कोई भी जो टॉपिक में पढ़ाता हूँ वो क्लियर नहीं हो पाता है या अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं आसानी से और आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक क्लास को कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगी। दूसरी बार में आप नोट्स भी बनाइए, है ना, नोट भी करते चलिए एक एक पॉइंट को। तो आज का टॉपिक हमारा चट्टानों का है। भारत की चट्टानों के विषय में बात करेंगे, है ना। एक आपने 2 हिस्से तो पढ़े होंगे पृथ्वी के, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, है ना। पृथ्वी हमारे 2 हिस्सों में बटी हुई थी। उत्तर का जो हिस्सा था उसका नाम अंगारा लैंड था और दक्षिण का जो हिस्सा था उसका गोंडवाना लैंड। उसी गोंडवाना लैंड में से किसका जन्म हुआ है? भारत का जन्म हुआ है, ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो गोंडवाना लैंड के और अंगारा लैंड के विभाजन के बाद ही इन चट्टानों का विकास होना शुरू हुआ है, या इन चट्टानों का एक तरीके से कह सकते हैं निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चट्टानें हैं, और चट्टानों को आपको पढ़ना है कि किस दृष्टि से प्रसिद्ध है ये भारत में, है ना, किस लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। वो सारे मैटर मैं इसमें डिस्कस करूंगा, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे। तो 3-4 प्रकार की चट्टानें भारत में होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी चट्टानें, लेकिन मूल रूप से जिनका सबसे पहले निर्माण हुआ उन्हें आर्कियन क्रम की चट्टान हम पढ़ते हैं। कौन सी क्रम की? आर्कियन क्रम। क्रम मतलब स्टार्टिंग जो हो रहा है एक के बाद एक, है ना। आर्कियन क्रम की चट्टानें जैसे लिखा हुआ देखिए ये वाला, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था। अब इनका सबसे पहले निर्माण हुआ तो इनके बाद देखो क्रम लिखा है मैंने, आसानी से समझिएगा आप क्रम बनाएंगे। सबसे पहले जो निर्माण हुआ चट्टानों का वो ये वाली चट्टानों का निर्माण हुआ ज्वालामुखी के फटने की वजह से। ज्वालामुखी फटा तो उसके अंदर से जो लावा वगैरह निकला, मैग्मा निकला, वो ठंडा हुआ, पृथ्वी ठंडी हुई। तो ठंडी होने की वजह से उसमें से जो चट्टान बनी, उस मैग्मा लावा में से पृथ्वी के ठंडे होने के बाद जो चट्टानों का निर्माण हुआ, उन चट्टानों का नाम दिया भूगोल वेत्ताओं ने आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कि सबसे पहले निर्माण हुई थी। और इनमें जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन से? अधात्विक खनिज, मतलब धातु वाले खनिज नहीं पाए जाते हैं। अधात्विक का मतलब जिसमें धातु ना हो या धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है, ऐसे खनिजों को क्या बोलते हैं हम? अधात्विक खनिज कहा जाता है। बहुत अच्छे से आराम से लिखिएगा, ठंडे दिमाग से, है ना। वैसे गर्मी ज्यादा है तो ठंडे दिमाग से लिखो, ठंडा पानी पीते रहा करो क्लास के दौरान। तो सबसे पहले निर्माण होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन आते हैं कि इनमें से सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि पृथ्वी के ठंडे होने के बाद आर्कियन की चट्टानों का निर्माण हुआ। और इनमें पाया क्या जाता है? धात्विक खनिज नहीं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अभी बताएंगे कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के दुर्लभ इसमें खनिज भी पाए जाते हैं बहुत। ठीक है, अब इन चट्टानों के टूटने से, फूटने से, कौन सी चट्टानों के? आर्कियन चट्टानों के अपरदन से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे ही समय आगे बढ़ा, धीमे धीमे एक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो गया बाहर विश्व में, या पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम, जिनका नाम आर्कियन है। तो आर्कियन चट्टानों का निर्माण हो गया तो लाखों वर्षों में इनमें क्या चलता रहा? अपरदन चलता रहा, टूट फूट चलती रही, अपक्षय चलता रहा। अपक्षय बोलते हैं इंग्लिश में, इरोजन बोलते हैं इस शब्द को, है ना। तो टूट फूट होने के कारण इनमें से जन्म हुआ दूसरे प्रकार की चट्टानों का। कौन सी चट्टानों में से जन्म होता है? इन्हीं में से बनती है। तो उनका नाम दिया गया धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन सी चट्टानों का जन्म हुआ जो अभी भारत में हम पढ़ने वाले हैं? धारवाड़ की चट्टानें। अब धारवाड़ की चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं, मतलब जिनमें धातु पाई जाती है। ऐसे खनिज जिनमें क्या पाया जाता है? धातु का अंश पाया जाता है या धातु पाई जाती है, तो धात्विक खनिज बोलते हैं। अधात्विक जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, धातु का अंश नहीं पाया जाता है जिनमें। ठीक है, धातु का अंश नहीं पाया जाता है। अगला बलुआ पत्थर। तीसरे प्रकार की जो चट्टानें वो कौन सी है? विंध्याचल की चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो धारवाड़ की चट्टानों के बाद हुआ, और इनसे निर्माण हुआ धारवाड़ का। ऐसे निर्माण होता है एक दूसरे के बाद एक दूसरी चट्टानों का, है ना। इजीली ऐसे पढ़िएगा। तो विंध्याचल की चट्टानों का निर्माण हुआ। विंध्याचल में क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर के लिए कौन सी चट्टानें फेमस है भारत की? विंध्याचल की चट्टानें। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी पढ़ी होगी आपने। तो विंध्याचल की चट्टानों का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिण भारत तक है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, है ना, कई राज्यों में है।
ठीक है। अब विंध्याचल चट्टानों के बाद कौन सी चट्टानों का जन्म हुआ? वैसे विंध्याचल के बाद जो जन्म होता है वो कौन सी चट्टानों का जन्म होता है? कुड़प्पा की चट्टानों का जन्म होता है। ठीक है, कुड़प्पा की चट्टान में अभी पढ़ाऊंगा, उनका जन्म होता है। लास्ट में उनके बाद जो चट्टानों का जन्म हुआ वो कौन सी चट्टान है? गोंडवाना की चट्टान। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की चट्टानें हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, गोंडवाना की चट्टानें मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, अलग से, इसको आप याद रखिएगा। कोयले के लिए जानी जाती हैं गोंडवाना की चट्टानें, सामने लिख रखा है मैंने। काय के लिए जानी जाती है? कोयला उत्पादन। भारत का 90% कोयला, कितना? भारत का 90% जो कोयला निकाला जाता है वो इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है, गोंडवाना की चट्टानों से। ये छाप लेना बेटा। जो पहले 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, शुरुआत 4 पॉइंट आपको यहाँ से बता दिया, यहीं से पेपर में आ जाएगा। अब आगे तो आप डिटेल्स पढ़िए इनके विषय में, है ना, जो मैंने लिख रखा है आपके लिए सिलेक्टेड पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो सबसे पहले हुआ, मैंने बताया आपको कैसे हुआ। ज्वालामुखी फटा तो उसके अंदर से क्या निकलता है? ज्वालामुखी फटने से लावा, या दूसरी फॉर्म क्या बोलते हैं इसकी? मैग्मा बोलते हैं दूसरे फॉर्म को। जब ये ठंडा हुआ तो पृथ्वी ठंडी हुई, और पृथ्वी ठंडी होने की वजह से ही क्या हुआ? आर्कियन का निर्माण हुआ, पृथ्वी के ठंडा होने की वजह से। अब दूसरी खासियत है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। फॉसिल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश या जीव जंतु। मान के चलो जो चट्टानें ज्वालामुखी से बनी है, जिनके अंदर आग निकली है भैया, लावा निकला है, तो उनमें जीव कैसे संभव होगा? जीव का अंश कैसे संभव होगा जहाँ आग जल रही होगी, है ना? कल्पना करिए आप, मतलब ही नहीं है किसी प्रकार से। जहाँ चट्टानें ज्वालामुखी से बनी हो, जहाँ आग जल रही हो, तो इस प्रकार में जीव कैसे पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, उसका विकास नहीं हो सकता है। तो जीवाश्म ऐसी चट्टानों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। आगे अगला पॉइंट क्या है कि देखिए, गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद, मैंने जैसे बताया पृथ्वी को कैसे पढ़ते हैं हम, देखो अगर मैं ऐसे बताऊं तो 2 हिस्से हमारी पृथ्वी के, एक हिस्से का नाम अंगारा लैंड, उत्तर वाले हिस्से का, और दक्षिण वाले हिस्से का गोंडवाना लैंड, ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे जो भारत की स्थिति आती है वो कौन से हिस्से में? इसमें आती है, गोंडवाना लैंड वाले में। उत्तर वाले में दुनिया के और हिस्से आते हैं, अंगारा लैंड में विश्व के और बहुत सारे महाद्वीप आते हैं। लेकिन हमारा जो हिस्सा आता है, भारत का जो हिस्सा है, वो किस में से निर्माण हुआ है? दक्षिण वाले हिस्से में से। भारत किसका हिस्सा रहा है? गोंडवाना लैंड का भारत हिस्सा रहा है। ये भी प्रश्न आता है। प्राचीन समय में जब दुनिया का विकास हुआ, दुनिया के जब 2 हिस्से हुए, एक अंगारा था उत्तर वाला, दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड था, तो भारत इनमें से कौन से भूमि में ऐसे विकास हुआ भारत का? उत्तर वाले में से या दक्षिण? तो भारत का विकास जो हुआ, भारत का जो निर्माण हुआ, वो किसमें से? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है भारत। ये भी नोट कर लेना, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, या भारत का निर्माण वहीं से हुआ है। ठीक है, दक्षिण वाले हिस्से से। तो जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया, तो इसका जब विभाजन हुआ गोंडवाना लैंड का, तो जुरैसिक काल में एक युग बताया गया है, काफी करोड़ों वर्ष पहले था ये वाला काल। ये थोड़ा डीप में बेटा, टेंशन ना लेना, आप आगे कोई भी अच्छा एग्जाम दोगे तो वहां के लिए तक मैं पढ़ा रहा हूँ। जुरैसिक काल में अधात्विक एवं दुर्लभ खनिज इसमें पाए गए। वो ये बताना चाह रहा है कि इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो कौन से काल में हुआ? जुरैसिक। जुरैसिक एक युग का नाम वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। इस युग का किसने नाम दिया है? भूगोल वेत्ताओं ने नाम दिया है कि जब ये चट्टान बनी तो उस समय कौन सा युग चल रहा था? ये वाला युग चल रहा था। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया है, काफी करोड़ों वर्ष पहले। इसमें करोड़ों ही वर्ष आती है, मिलियंस में बात करते हैं। ठीक है, तो वर्षें पूछी नहीं जाती हैं कभी, आप इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन चट्टानें किसे कहा जाता है? सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, जिनका जन्म सबसे पहले हुआ वही सबसे पुरानी होंगी, सिंपल सी बात है। तो सबसे प्राचीन चट्टानें। दूसरा पॉइंट, आग्नेय चट्टान। आग्नेय का मतलब समझ गए? अग्नि की बात आ रही है। आग्नेय मतलब अग्नि, ऐसी चट्टानें जो अग्नि की वजह से निर्माण हुआ, आग की वजह से निर्माण हुआ, ऐसी चट्टानों क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण, मतलब बदलने से किसका निर्माण हुआ? नीस नामक चट्टानों का निर्माण हुआ, नीस का निर्माण हुआ। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लेना। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण होने से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? नीस। तो आर्कियन की चट्टानों में ये वाली चट्टानें और पाई जाती हैं, नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। ये उदाहरण है एक तरीके से इस चट्टानों का। ठीक है, अब इनका विस्तार कहाँ पे? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। इतने राज्य नहीं पूछे जाते इससे राज्य नहीं पूछा जाता है मेरे यहाँ तक अंदाज से, जहां तक मैंने पढ़ा है। सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। चूंकि ज्वालामुखी से बनी है, आग से बनी है, तो भैया जीव तो मतलब ही नहीं है वहां पे, है ना।
नहीं पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसे प्राचीन चट्टान है तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। सबसे पहले निर्माण कौन सा हुआ, तो इन चट्टानों का सबसे पहले निर्माण हुआ। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप कंटेस्ट कर लेना, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी का ये 4 जो पॉइंट मैंने बताए, ये गागर में सागर है। इसी पूरे का जो एक तरीके से हलवा जो मैंने बनाया है वो 4 पॉइंटों में बना दिया आपके लिए। गागर में सागर का मतलब है कम शब्दों में पूरी बात को मैंने सिर्फ 4 लाइनों में बताया है इस टॉपिक में। आप इन्हीं को रट लेना, इनके सामने ये पॉइंट लिख लेना, दाबाए के बेटा क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब आगे बात करते हैं धारवाड़। कौन सी चट्टान है, धारवाड़ की चट्टान है, ठीक है। धारवाड़ की चट्टानों का देखो निर्माण कैसे हुआ, मैंने बताया एक के बाद एक ही निर्माण हुआ, वो पहले ही बता दिया मैंने। अर्कियन चट्टानों के अपरदन से, अपरदन का मतलब और निक्षेपण का मतलब होता है टूटना, टूटना या फूटना। उसमें से जैसे कह देते ना हम कि कछु चीज फूट गई कि टूट गई भैया, कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, तो जैसे अगर कोई टूट जाए, कहीं से फूट जाए, है ना, या कोई पहाड़ है, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि टूट गया, ये कहीं से फूट गया, ये दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। किताबों में इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है, अपरदन इस्तेमाल होता है और निक्षेपण इस्तेमाल होता है। अपरदन होता रहा मतलब टूटती रही, निक्षेपण मतलब टूटकर इकट्ठी होती रही अलग एक शेप में। तो अपरदन के कारण से कौन सी चट्टानें बन गई, धारवाड़ की चट्टानें बन गई, ठीक है। ये भी कैसी चट्टानें, ये प्राचीन परतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टान है और प्राचीन भी है, क्योंकि पुरानी करोड़ों वर्ष पहले इनका भी जन्म हुआ, काफी करोड़ों वर्ष पहले। क्योंकि सबसे पहले वो चट्टान है, दूसरे स्थान पर धारवाड़ की चट्टान है, तो करोड़ों वर्ष पहले इनका जन्म होता है। नोट करते चलना, इनमें भी काय का अभाव पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब जब धारवाड़ की चट्टानों का विकास हो रहा था, इनका निर्माण हो रहा था, या उन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ की चट्टानों का विकास हो रहा था, उस समय भी जीवाश्म का अभाव था, जीवों के अंश का अभाव था, या जीवों का अभाव था, ऐसे पढ़ लीजिए। मतलब तब तक विश्व में करोड़ों वर्ष पहले इन चट्टानों का विकास हुआ है, तब तक जीव का निर्माण नहीं हुआ था, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अगला पॉइंट, कर्नाटक के धारवाड़, एक जिला है कर्नाटक का धारवाड़ और दूसरा जिला है शिमोगा, बहुत फेमस जिले हैं दोनों। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहां पे, कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में इन चट्टानों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो चट्टानों का नाम क्या, धारवाड़, तो ये धारवाड़ नाम की वजह से एक जिले का भी नाम पड़ गया वहां पे, क्या नाम रख दिया वहां की सरकार ने, धारवाड़। तो इन चट्टानों का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो कौन से राज्य में हुआ है, कर्नाटक में। और कर्नाटक के 2 जिलों में सबसे ज्यादा विस्तार है, धारवाड़ में और शिमोगा में, इन चट्टानों का, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पर लिख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अरावली का जो निर्माण है वो इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। आपसे पूछा जाए जो अरावली चट्टान है, अरावली चट्टानों का बेटा जो निर्माण हुआ है वो कौन सी चट्टानों के क्रम से हुआ है, वो धारवाड़ में से ही हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ये एक हिस्सा है अरावली, जो कि राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात में फैला हुआ है और दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। अरावली का निर्माण कौन से क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही माना जाता है, काफी लाख करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनकी विशेषता है भारत की सबसे धनी चट्टानें हैं आर्थिक रूप से, भारत की सबसे धनी चट्टान है आर्थिक रूप से, जिसमें लोहा पाया जाता है, सोना निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है, इनसे ये पाए जाते हैं धारवाड़ की चट्टानों में खनिज। आर्थिक धनी है, सबसे ज्यादा संपन्न है। अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि पूरे भारत में हमें ऐसी चट्टान बताओ जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं या खनिज संसाधनों की दृष्टि से प्रसिद्ध चट्टानें हैं, तो बेटा उत्तर लगाएंगे धारवाड़ की चट्टानें, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर सोना पाया जाता है प्राचीन समय से आज तक, मैग्नीज निकाला जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, और क्या पाया जाता है, लोहा निकाला जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। इस वजह से ये चट्टानें आर्थिक रूप से धनी चट्टानें कही जाती हैं, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टानें कही जाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, समझ में आई होगी उम्मीद है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगली चट्टान है कुड़प्पा की चट्टान, है ना, वैसे विंध्याचल की पढ़ानी है लेकिन विंध्याचल की पढ़ लो सबसे पहले, विंध्याचल मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो देखिए विंध्याचल की चट्टानों के बारे में। विंध्याचल की चट्टानें, है ना, मैं आपको बताता चलूंगा, नहीं दिखेगा तो आप नोट करते चलेंगे इस क्लास को। तो देखिए विंध्याचल की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, विंध्याचल की चट्टानों का निर्माण, विंध्याचल का निर्माण हुआ है धारवाड़ के अपरदन के बाद। अब ये चट्टानें धारवाड़, अब इनमें से टूटना फूटना शुरू हुआ, एक समय के बाद अपरदन होना शुरू हुआ, तो कौन सी चट्टानों ने निर्माण लिया, विंध्याचल की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इधर मैंने बताया है विंध्याचल की चट्टानें सबसे ज्यादा काय के लिए फेमस है, शुरू में मैंने पहले ही बता दिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो, डाउट ना हो, शक ना हो, समस्या ना हो किसी भी बात को लेकर। तो विंध्याचल में आप रट लेना, बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा निकाला जाता है, लाल पत्थर मतलब, ठीक है। तो देखो जी मैंने यहाँ कुड़प्पा लिखा है लेकिन इसे हटा देते हैं,
धारवाड़ के अपरदन और निक्षेपण के निर्माण से किसका निर्माण हुआ है? विंध्याचल की चट्टानों का निर्माण हुआ है। पहली लाइन तो सेम है, जो निर्माण हुआ वो एक दूसरी चट्टानों की वजह से निर्माण हुआ है। सिंपल है, इसमें कुछ रटना नहीं, कुछ याद नहीं करना। आपको एक याद हो गई तो चारों याद हो गई। अगर प्रश्न निर्माण का पूछा जा रहा है तो उससे ऊपर का आंसर लगा देना है। वो कहे कि भैया धारवाड़ का निर्माण किससे हुआ? आर्कियन से हुआ। ठीक है, धारवाड़ के बाद इनका निर्माण किस में से हुआ? तो धारवाड़ में से हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। तो विंध्याचल की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? धारवाड़ के टूटने से इनका निर्माण होता है। अब ये चट्टानों में देखो, नोट कर लेना बेटा, सांची का स्तूप, लाल किला और जामा मस्जिद। सांची का स्तूप, कौन सी चट्टानें पढ़ रहे हैं हम? देखो यहां लिख देता हूं मैं आपको, कौन सी चट्टानें बता रहा हूं मैं आपको? विंध्याचल वाली, विंध्याचल की चट्टानें। इन चट्टानों में से क्या क्या निकाला जाता है, किसके लिए फेमस रही है? तो जो सांची के स्तूप बनाया गया उसका भी निर्माण भाई साहब इन्हीं चट्टानों से, इन्हीं चट्टानों के पत्थर से हुआ। ठीक है, सांची का स्तूप। जो लाल किला बनाया गया दिल्ली में, लाल किला के अंदर जो पत्थर लगाया गया बलुआ पत्थर, उसका भी निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया, कौन सी मस्जिद का? जामा मस्जिद का, शाहजहां के द्वारा। लाल किला भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। तो इसके लिए भी काय का इस्तेमाल हुआ? लाल बलुआ पत्थर का। तो वो भी पत्थर कहां से मंगाया गया? इन्हीं चट्टानों से मंगाया गया। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कहां पे कराया? एमपी में। और ये दोनों कहां हैं? दिल्ली में। लाल किला और मस्जिद कहां है? दिल्ली में। तो इनका भी निर्माण विंध्याचल से मंगाए गए पत्थर से ही निर्माण किया गया था। ठीक है, सांची के स्तूप का, दिल्ली के लाल किले का और दिल्ली की जामा मस्जिद का। तो बलुआ पत्थर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो चट्टानें हैं, या लाल पत्थर के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध चट्टानें हैं, वो है विंध्याचल की चट्टानें, जिनका विस्तार मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन हिस्सों में भी इनका विस्तार है। ठीक है, राज्य मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप ये बताइए कि भारत में किस लिए फेमस है, किस लिए जानी जाती है, कौन सा पत्थर निकाला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो इसे भी नोट कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये आपको हिस्ट्री भी बता दी मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ। ठीक है, बात समझ आई। अब मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और गोलकोंडा में हीरे की, कोहिनूर के हीरे की खान, ये दोनों देखो। एमपी में पन्ना की खान, सबसे ज्यादा हीरा कहां से निकाला जाता है भारत में? एमपी की पन्ना की खान से। और कोहिनूर का हीरा कहां से निकाला गया था? कोहिनूर का हीरा निकाला गया था गोलकोंडा की खान से। ये कहां है? हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाए बेटा कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है, जहां से भारत का सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन होता है, और भारत में अथवा विश्व में कोहिनूर का हीरा कहां से निकाला गया? गोलकोंडा की खान से। वो कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों जो हीरे की खानें कौन सी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? तो बेटा उत्तर लगा देंगे एक सेकंड में, विंध्याचल चट्टानों का हिस्सा है ये। जहां से कोहिनूर निकाला गया वो भी विंध्याचल चट्टानों का हिस्सा है। जहां पे हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जहां से हीरा निकाला जा रहा है, जमीन के अंदर से खनन किया जा रहा है, उन चट्टानों में भी विंध्याचल की चट्टानों का इस्तेमाल होता है। हीरा निकालने के लिए भी विंध्याचल चट्टानों का उत्तर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लेना बहुत अच्छे से, इसे बढ़िया से नोट कर लेना। अब विंध्याचल के बाद जिन चट्टानों का जन्म हुआ उनका नाम क्या? कुड़प्पा की चट्टानें। कौन सी चट्टानें बेटा? कुड़प्पा की चट्टानें। ठीक है, विंध्याचल के बाद जो अगली हम चट्टानें पढ़ रहे हैं, इधर मैंने लिखा नहीं है लेकिन इधर आपको बता दे रहा हूं कौन सी चट्टानें हैं। कुड़प्पा की। समझिएगा, आर्थिक रूप से किसके लिए जानी जाती है? पेपर वाला बस ये पूछता है आपसे। ठीक है, और हालांकि ये मैंने ऊपर ही लिख दिया है, यही आता है और आएगा। देखो, कुड़प्पा की चट्टानों का जो निर्माण हुआ वो विंध्याचल के अपरदन के बाद हुआ। ठीक है, ये मैंने धारवाड़ लिख रखा है, इसे हटा देते हैं। कैसे हुआ? विंध्याचल के अपरदन के बाद। ठीक है, एक दूसरे के अपरदन के बाद ही चट्टानों का जन्म हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका। आगे देखो, इन चट्टानों को कैसा बोलते हैं? परतदार चट्टानें बोलते हैं इन चट्टानों को। कैसी चट्टानें हैं? कुड़प्पा की परतदार चट्टान। इन चट्टानों का जो नामकरण हुआ है वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, ऐसा माना जाता है, लिखा गया है, किताबों में छपा हुआ है कि जो कुड़प्पा नाम आया है वो आंध्र प्रदेश में एक जिले का नाम है कुड़प्पा, उसके नाम पर आधारित ये चट्टानों का नाम है। जैसे कर्नाटक में धारवाड़ जिले का नाम है तो धारवाड़ की चट्टानें हैं कर्नाटक में, है ना, और शिमोगा जिले में भी स्थित है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला है, इसी आधार पर नाम क्या चट्टानों का? कुड़प्पा नाम है।
बहुत अच्छे से याद करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समस्या शक हो तो कमेंट बताओ, फिर दोबारा से क्लियर करेंगे अगली क्लास में, है ना। वैसे दिक्कत आएगी नहीं, डाउट रहने नहीं देंगे आपको। अब ये चट्टाने भी किसके लिए, बलुआ पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के पत्थर के लिए, एस्बेस्टस के लिए, ये भी एक पत्थर होता है। इन सभी के लिए ये कुड़प्पा की चट्टानें जानी जाती हैं। लिख लेना, इस लाइन को छाप लेना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन यही बनेगा कि कुड़प्पा की चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, आर्थिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन सा पत्थर पाया जाता है इन चट्टानों में जिसका इस्तेमाल सरकार करती है। तो आंसर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर का पत्थर और एस्बेस्टस। ठीक है। आपको एक बात बता दूं, अभी हाल ही में ग्रेनाइट के पत्थर की सबसे ऊंची मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की दिल्ली के इंडिया गेट के पास लगाई गई पिछली साल, मतलब 2022 की बात कर रहा हूं मैं। 2022 के स्टार्टिंग में लगाई गई, आई थिंक 2021 के लास्ट में, 2022 के स्टार्टिंग में ग्रेनाइट के पत्थर की सबसे ऊंची। तो जो बेटा ग्रेनाइट का पत्थर मंगाया ना मूर्ति बनाने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनाने के लिए जो ग्रेनाइट का पत्थर मंगाया गया, वो पत्थर कहां से आया था, वो पत्थर यहीं से मंगाया गया था, आंध्र प्रदेश से। कौन सी चट्टानों से, कुड़प्पा की चट्टानों से मंगाया था सरकार ने, है ना। वो ग्रेनाइट का पत्थर भी इधर बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। वो पत्थर मंगाया, कई दिनों में, एक आध महीना मेरे ख्याल से लग गया होगा, क्योंकि कई पहियों का ट्रक उसके लिए मतलब डिजाइन किया गया था, उस पर वो पत्थर आया था रख करके दिल्ली तक, और उसमें निर्माण किया गया कारीगरों के द्वारा, वास्तुकारों के द्वारा, ठीक है, शिल्पकारों के द्वारा। निर्माण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट के पत्थर से सबसे ऊंची प्रतिमा इंडिया गेट दिल्ली में स्थापित की गई। ये नोट कर लेना आप, ठीक है। तो बात समझ पाए। तो क्या क्या पाया जाता है इसमें, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर का पत्थर और एस्बेस्टस पाया जाता है। अब इन चट्टानों का विस्तार देखो, राजस्थान में भी है, इन्हीं चट्टानों का विस्तार राजस्थान में, और इन्हीं चट्टानों से राजस्थान में देखो सीसा भी निकलता है, तांबा भी प्राप्त किया जाता है और जस्ता भी प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और नल्लामलाई की पहाड़ियों में इन चट्टानों का विस्तार है। जो कुड़प्पा की चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों का विस्तार राजस्थान की तरफ है। तो राजस्थान की तरफ है, तो राजस्थान भारत में जो खनिजों के लिए जाना जाता है, वो किसके लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा, वो जाना जाता है सीसे के लिए, तांबे के लिए और जस्ते के लिए। सीसे का, तांबे का, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर का इस्तेमाल लाइट के तार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी मतलब विद्युत में ही सामग्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसका, कॉपर का इस्तेमाल। तो ये सीसा, तांबा और जस्ता सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है भारत में। और कौन सी चट्टानों से, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ही वहां पाई जाती है, उन्हीं चट्टानों से ये खनिज निकाला जाता है, ये धात्विक खनिज निकाले जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और नल्लामलाई की पहाड़ी, नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये पहाड़ियों वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया है, यहाँ पर इन चट्टानों का विस्तार है। इस चक्कर में आप ज्यादा मत पढ़ना, राज्य लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने राज्यों को आपको बताया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गोंडवाना की चट्टानों की। इसे मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, इन चारों को तो लिखा रहने देता हूं, अभी आप पढ़ते रहिए, है ना। जो पूरा मूल है ना, जो मूल तत्व है जो आपको याद करना है बेटा एग्जाम के लिए, पेपर के लिए, अगर एग्जामिनर टफ बनाएगा तो इससे ज्यादा टफ नहीं बनाएगा, आपको बस ये चार चीज पढ़ लेना आप। इसके अलावा इसमें मैं एक और शामिल कर देता हूं, कुड़प्पा वाली चट्टान है। कौन सी चट्टान है, कुड़प्पा वाली चट्टान है, कुड़प्पा की चट्टान है, ठीक है। अब इन चट्टानों में क्या क्या मिलता है, संगमरमर का पत्थर भी मिलता है भैया इनमें, ठीक है, चूना पत्थर भी मिलता है, और इसके अलावा क्या मिलता है, संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर हालांकि उन चट्टानों में भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है जो मैंने चारों को आपको शुरू में ही बता दिया है। आपसे बस ये पूछेगा कि बताइए कुड़प्पा की चट्टानें किसके लिए फेमस हैं, तो संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए। गोंडवाना की चट्टानों में क्या निकाला जाता है, कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। विंध्याचल की चट्टान बलुआ पत्थर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। धारवाड़ की चट्टानें धात्विक खनिज पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। धात्विक खनिज में आप लिख सकते हो सोना, लोहा और मैग्नीज सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में जैसा कि मैंने बताया कौन से प्रकार का एक पत्थर पाया जाता है, नीस प्रकार का पत्थर। नीस की चट्टानों के लिए ये बहुत फेमस है। नीस प्रकार का एक पत्थर होता है, तो उन्हें नीस की चट्टानें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। रूपांतरण होने के बाद नीस का पत्थर इनमें से जन्म लेता है। जीवाश्म इसमें पाया नहीं जाता है क्योंकि ज्वालामुखी की वजह से बनी है। तो यह पांचों को रट लेना, और इन पांचों को रट लेना इनके सामने जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं गोंडवाना, हेडिंग डाल लेना, गोंडवाना की चट्टान है। कौन सी चट्टान है, गोंडवाना की चट्टानें डाल लेना हेडिंग। कई बार पूछा जाता है, रिपीटेड पूछा जाता है, और पता नहीं कितने बार पूछा गया गोंडवाना की चट्टानों की अगर हम बात करें तो।
तो गोंडवाना की चट्टानें बेटा बहुत पूछी जाती हैं। देखो इसके बारे में बताते हैं, इन चट्टानों के बारे में। इनका जो निर्माण हुआ वो कार्बोनिफेरस युग, एक युग का नाम बता दूं मैं आपको, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोनिफेरस, जो बड़े एग्जामों में पूछा गया आज तक है ना, ये छोटे एग्जाम में नहीं आना, लेकिन कार्बोनिफेरस युग एवं जुरैसिक युग के मध्य हुआ इनका निर्माण, निर्माण हुआ गोंडवाना की चट्टानों का। कौन से युग के मध्य हुआ? कार्बोनिफेरस युग था, और दूसरा युग क्या बताया? जुरैसिक युग। इन दोनों युगों के मध्य हुआ, ठीक है। कार्बोनिफेरस के बाद कौन सा युग आया? जुरैसिक युग आया। तो उनके मध्य का जो काल बताया है, उसके मध्य में कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है भारत में? गोंडवाना की चट्टानों का। बात करें तो करोड़ों वर्ष की बात कर सकते हैं, 55 करोड़ से लेके तकरीबन 80 करोड़ साल के मध्य में, करोड़ों वर्षों के सालों के मध्य में इनका निर्माण हुआ है ना। उल्लेख में आपको एक हिंट दे रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो तो गुरुजी कह रहे हैं कि बार बार लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, तो समझ लीजिए 50 करोड़ वर्ष पहले इन चट्टानों का जन्म हुआ धरती पे। लगा लो आप अंदाज, ठीक है। ऐसे करके उल्लेख आता है, लेकिन ये वर्षें हमें पढ़नी नहीं होती क्योंकि एग्जामिनर पूछता नहीं है, क्योंकि ये एक अध्ययन के आधार पर, कुछ प्रमाणों के आधार पर इनकी वर्षों को बताया गया है। बाकी की वर्षों में कहीं ना कहीं अलग अलग राइटरों में विवाद है पर्याप्त, है ना। तो बस आप ये पॉइंट लिख लो, ये सही है। ये पूछे गए पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, बहुत बड़े एग्जाम्स में, कि कौन सा युग था जब चट्टानों का निर्माण हुआ गोंडवाना की चट्टानों का। तो गोंडवाना की चट्टानों के निर्माण के समय ये वाला युग था कार्बोनिफेरस, और दूसरा युग जुरैसिक युग। इनके मध्य का निर्माण काल इसे कहा जाता है, ठीक है। अब जब निर्माण हो रहा था तो क्या था, देखो इसी समय, मतलब लिख सकते हैं आप अगला पॉइंट, प्राचीन काल में, प्राचीन काल इसी चट्टानों के समय, प्राचीन काल में पौधे एवं वनस्पतियों का जन्म हो चुका था। वनस्पतियों का जन्म हो चुका था, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, किनका जन्म था? वनस्पतियों का जन्म हो चुका था प्राचीन काल में। मतलब इन चट्टानों से पहले भी आप बात कर सकते हैं, जब इन चट्टानों का निर्माण हो रहा था उस समय वनस्पतियां थी पृथ्वी पर, या वनस्पतियों का निर्माण, जन्म हो चुका था, माफ कीजिए, निर्माण नहीं, जन्म हो चुका था, है ना, उत्पत्ति हो चुकी थी वनस्पतियों की। तो वनस्पतियों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए, वनस्पतियों से ही आंसर निकल के आना है लास्ट में, जो पेपर वाला पूछता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में कई बार दरार पड़ने से, प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत के हिस्से की बात कर रहे हैं हम, है ना। कई बार दरार पड़ने से, और दरार किसकी वजह से पड़ी है? टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। पूरी दुनिया में 7 प्लेटें हैं महासागरों के नीचे, ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं तो टकराती हैं, और टकराने की वजह से हमारी जो धरती है ऊपर जहां हम रह रहे हैं, तो उसमें क्या पड़ जाता है? धरातल में दरारें पड़ जाती हैं। तो जब दरार पड़ गई तो आगे हुआ क्या, देखो समझो आप। तो प्रायद्वीपीय भारत में कई बार दरार पड़ने से वनस्पतियां आगे लिख लेना, दरार पड़ने से क्या हुआ? वनस्पतियां पृथ्वी के भीतर दब गई, ठीक है। दरार पड़ी पृथ्वी में, तो इन दरारों की वजह से वनस्पतियां कहां दब गई? पृथ्वी के अंदर दब गई, भीतर दब गई, और पृथ्वी के अत्यधिक दाब और ताप से, अत्यधिक दबाव और ताप से, दबाव लिखना है इस जगह, है ना, अंडरलाइन कर लेना, और ताप, ये दोनों अंडरलाइन कर लेना। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव और ताप से वनस्पतियां, जो अंदर चले गए पृथ्वी के वनस्पतियां, कोयले के रूप में बदल गई। किस रूप में बदल गई? कोयले के रूप में बदल गई। किसके रूप में बदल गई? कोयले के रूप में बदल गई। अत्यधिक दाब और ताप के कारण कोयले में परावर्तित हो गई, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, किस में परावर्तित हो गई? कोयले में परावर्तित हो गई।
इस तरफ से इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लेना आप बाद में। चीज मैंने आपको सभी बता दी है, और शॉर्ट में याद करने के लिए ये लिखा है आपके सामने, यहाँ से शॉर्ट में आप पढ़ सकते हो, और लॉन्ग मेथड भी बता दिया है। तो जो वनस्पतियां दब गई, कहाँ दब गई? पृथ्वी के भीतर। वनस्पतियां कहाँ दब गई? पृथ्वी के भीतर। ऐसे समझो आप, पृथ्वी के भीतर चली गई है, पृथ्वी के भीतर दब गई। तो पृथ्वी के भीतर क्या है? अत्यधिक दाब और ताप से। पृथ्वी के भीतर अत्यधिक दाब रहा और ताप से क्या हो गई? जो वनस्पतियां थी ये किस में परावर्तित हो गई? कोयले में परावर्तित हो गई या बदल गई, हो गई। ठीक है, परावर्तित हो गई, आप ऐसे लिख लो। ठीक है, वनस्पतियां परावर्तित होने का मतलब बदल गई, चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया उनका। ठीक है, किसके कारण? पृथ्वी के दाब और दबाव के कारण कोयले में बदल गई। तो कोयले में जब बदल गई तो इन्हीं चट्टानों के, कौन सी चट्टानों को, कौन सी चट्टानों की बात कर रहे हैं हम? गोंडवाना की चट्टान है। इसी वजह से बेटा पढ़ते हैं हम कि जो 90% कोयले का उत्पादन होता है, कितना परसेंट? 90% भारत में जो कोयला निकाला जाता है या जो कोयले का उत्पादन होता है वो बेटा कौन सी चट्टानों से होता है बेटा? वो होता है आपका गोंडवाना की चट्टानों से। तो ऐसे करके कोयले का बेटा निर्माण हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ पाए होंगे। इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा जी शायद, और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो जो कोयले का निर्माण हुआ है वो पृथ्वी के भीतर वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के और जीवों के, जीव जंतु भी इसमें शामिल कर लेते हैं, मैं जीवों को शामिल नहीं किया, वनस्पतियों को लिया है। उनको पृथ्वी के अंदर दबने से, अत्यधिक दाब से और ताप के कारण उनका फॉर्म बदल गया, वो बदल गई लाखों सालों से, किसमें? कोयले में। तो कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। जो आज कोयला हम प्राप्त कर रहे हैं वो इसी वजह से प्राप्त कर रहे हैं, इस व्यवस्था की वजह से, इस प्रारूप की वजह से हम प्राप्त कर रहे हैं कोयला, जो प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। तो चट्टानें कौन सी हैं भैया हमारी? लाला लाला लब। तो चट्टानें कौन सी पढ़ रहे हैं हम? गोंडवाना की चट्टान है। तो बेटा क्वेश्चन जो आता है, अब ये तो बात हमने तुम्हें बता दी कि आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो लगा दोगे। 90% कोयला का उत्पादन कौन सी चट्टानों से? गोंडवाना की चट्टानों से। अब कई बार यहां से क्वेश्चन कैसे आ जाता है, देखो कैसे आ जाता है। अब लिखो, एक आ जाता है दामोदर घाटी किसका हिस्सा है? दामोदर घाटी गोंडवाना की चट्टानों का हिस्सा है। एक क्वेश्चन आ जाता है महानदी घाटी। कौन सा क्वेश्चन आ जाता है बेटा? महानदी घाटी किसका हिस्सा है? गोंडवाना की चट्टानों का हिस्सा है। एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा गोदावरी घाटी। गोदावरी घाटी भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना की चट्टानों का हिस्सा है। ठीक है, और ये दामोदर घाटी भी गोंडवाना का हिस्सा है। महानदी हो गई, ये 3 नदियां आ जाती हैं, 3 नदियां ही मेरे ख्याल से हैं इसमें, गोदावरी, महानदी और दामोदर। इन तीनों नदियों को पढ़ लेना। ये नदी के नाम है और नदी के पास के क्षेत्र को घाटी कहते हैं। ये नदी का नाम है, नदी के पास के क्षेत्र को घाटी, और नदी के पास के आसपास के क्षेत्र को घाटी, जहां से होकर के नदी बह रही है। तो जहां ये तीनों नदियां बह रही हैं, तो नदियों का जो क्षेत्र है आसपास का, वो कोयले उत्पादन के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है बेटा। काय के लिए फेमस है? कोयले उत्पादन के लिए। तो इनका जो विस्तार है वो किससे जुड़ा हुआ है? गोंडवाना की चट्टानों की वजह से इनका विस्तार है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब आपको पता ही है दामोदर जो घाटी है वो कौन से पठार के अंतर्गत आती है बेटा? छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत आती है, छोटे नागपुर का पठार है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा पठार करता है बेटा? पठार में यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में ये बताओ भाई हमें कि सबसे ज्यादा कोयले का जो उत्पादन होता है वो कौन सा पठार करता है, मान लो क्वेश्चन पठार में आ गया, चट्टान में नहीं आया, घाटी में नहीं आया, तो पठार में भी तो पढ़ना पड़ेगा। हर कंडीशन पढ़नी पड़ेगी बेटा, जॉब लेने के लिए, वर्दी लेने के लिए, है ना। हर एक तरीका पढ़ना पड़ेगा जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना चुका है एक ही टॉपिक में से। ये तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया बेटा, इतना डिटेल जाना नहीं है पुलिस का, ना दिल्ली पुलिस, ना यूपी पुलिस, ना कोई भी पुलिस। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा और यहीं से आ जाएगा, बहुत बेसिक जो जितना मैंने पढ़ा है इसमें। तो पठार में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो छोटे नागपुर का पठार भारत में सबसे ज्यादा क्या करता है? कोयले का उत्पादन। नोट करते चलना, मैं समझा दे रहा हूं आपको, आप नोट करते चलना जो पॉइंट में बोल रहा हूं। पठार में छोटे नागपुर का पठार कोयले का सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन करता है। ठीक है, और चट्टानों में आएगा तो सबसे ज्यादा चट्टानें गोंडवाना की चट्टानें कोयले का उत्पादन करती हैं, और घाटी में आएगा तो सबसे ज्यादा दामोदर घाटी कोयले का उत्पादन करती है। सबसे ज्यादा हमें बात करें तो दामोदर घाटी,
ठीक है। और कोयला नदी किसे कहा जाता है भारत में? दामोदर नदी को कौन सी नदी बोलते हैं बेटा? कोयला नदी कहते हैं भारत में, कोयला नदी कहा जाता है। ठीक है, कोयला नदी के नाम से दामोदर घाटी को जाना जाता है बेटा, है ना, दामोदर नदी को जाना जाता है क्योंकि दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार में होकर के बह रही है बहुत, और छोटे नागपुर के पठार से ही निकलती है, बंगाल से बहते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो जहां जहां ये नदी बह रही है इसके दाएं तट पर और बाएं तट पर कोयला निकाला जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी इसे कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि मान लो नदी बीच में होकर के बह रही है, ऐसे मान लो ये नदी का फ्लो है, ये नदी बह रही है साहब, अब इसके इस हिस्से में और इसके इस हिस्से में क्या निकाला जा रहा है? कोयला निकाला जा रहा है, और यहां से भी कोयला। तो कोयले से क्या होगा? नदी प्रदूषित होगी कि नहीं होगी? तो नदी प्रदूषित होती है, प्रदूषण होता है सबसे ज्यादा कोयले की वजह से, उसकी राख की वजह से, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी भी किसे माना जाता है भारत में? कोयले की वजह से दामोदर नदी को सबसे प्रदूषित नदी। इसका 300 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है जो बंगाल में बहती है, वहां से कोयला निकाला जाता है। इसके आसपास के हिस्सों से वो बिल्कुल जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी के 300 किलोमीटर के पार्ट को जैविक मरुस्थल, जैविक का मतलब क्या होगा बेटा? ये बोल रहे हैं हम जैविक, और दूसरा शब्द क्या बोला हमने? मरुस्थल। मरुस्थल तो आप समझ गए, मरुस्थल का मतलब यहाँ पे कोई पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु नहीं होते, क्योंकि पानी होता नहीं है तो फिर वहां पे क्या होगा? कोई वनस्पति नहीं होगी। जैविक का मतलब क्या हो गया? जीव। जहां पर कोई जीव नहीं पाया जाता, कोई जंतु नहीं पाया जाता, ऐसी स्थिति को क्या बोला गया? जैविक मरुस्थल। तो नदी के 300 किलोमीटर के हिस्से को क्या घोषित कर दिया गया? जैविक मरुस्थल। कारण कि इतना प्रदूषण हो गया कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं बेटा, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वायुमंडल में कितनी होता है? 20.5% या 21%, तो हम जीवित हैं, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है। ऐसे ही जल के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसी ऑक्सीजन से जीव जंतु जीवित रहते हैं, मछलियां हो गई या कोई भी हो गए, उसी से वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो उस हिस्से में इतना पॉल्यूशन कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म नदी के पानी से। इस वजह से इसको प्रदूषित नदी भी कह देते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है। और भारत का रूर, एक और क्वेश्चन आता है बेटा, भारत का रूर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन एक बेटा एक भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखना है ना। भारत का रूर बताइए किसे कहा जाता है? तो उत्तर लगा देना बेटा, छोटे नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर का मतलब है कोयले का उत्पादन। जो रूर में शब्द बता रहा हूं आपको, रूर का मतलब है कोयला उत्पादन। ठीक है। और रूर नामक जगह कहां पड़ती है? जर्मनी में। जर्मनी में स्थित है जो रूर नामक जगह, और जर्मनी में जो जगह जो फेमस है वो काय के लिए फेमस है? कोयले के लिए। तो वहां से ये दुनिया में शब्द प्रचलित है, तो हर जगह से रूर के साथ पढ़ लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रूर विश्व में है कहाँ? जर्मनी में। काय के लिए फेमस है? कोयले उत्पादन के लिए। इसी वजह से उसी पॉइंट को हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं कि भाई भारत का रूर इन द सेंस ऑफ सबसे ज्यादा कोयला वाला क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा कोयले वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? हमारा छोटे नागपुर का पठार हो गया। तो भारत का रूर किसे बोलते हैं? छोटे नागपुर के पठार को। रूर का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है? कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में। कोयले का टॉपिक जो आएगा वो अलग ही आएगा, अभी तो मैं चट्टान ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। ये कमेंट बॉक्स में आप बताना कि 4 प्रकार का कौन कौन सा कोयला होता है, और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, यदि पुराने बच्चों ने पढ़ रखा हो तो, है ना। वैसे जो कोयले का जो टॉपिक आएगा वो हम अलग से पढ़ाएंगे, अलग ही टॉपिक उसका रखा होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे 4 प्रकार के कोयलों पर, है ना, जिनका इस्तेमाल भारत में सबसे ज्यादा काय के लिए होता है? विद्युत उत्पादन के लिए होता है। कोयले का उत्पादन काय के लिए? विद्युत उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा होता है। जो बत्ती बनाई जाते हैं, जो लाइट बनाई जाते हैं, वो कोयले से जला के बनाई जा रही है अलग अलग प्लांटों में। ठीक है, बहुत सारे जो भारत में प्लांट बने हुए हैं वो कोयला जलाए जानते हो, बाकी बात प्लांट। तुम रेलगाड़ी में देखा होंगे, मालगाड़ी में कोयला जानते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में, अपने आसपास कहीं पे भी आपने नोटिस किया हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो कोयले से भरी हुई मालगाड़ी जाती है, तो बेटा वही जाती है, कोयले का वही इस्तेमाल होता है भारत में सबसे ज्यादा, जो कि एडवांस में स्टोर करके रखा जाता है, भंडारण करके, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए इतने बड़े देश में लाइट के लिए आपूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए। तो ये था आज का टॉपिक चट्टानों का हमारा। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। इस क्लास को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। आपके पूरे साथ पूरी ताकत से जोर शोर से हम लगे हुए हैं। आप भी हमारा सहयोग करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए मित्रों के, दोस्तों के साथ। सोशल मीडिया पर स्टेटस आप लगाया करें अपना, सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं,
और जो भी दूर दराज में और जो पैसे की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है या पैसे के अभाव की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाइए हमारा चैनल को, है ना, हमारे लिंक को, हमारी क्लास को अवश्य पहुंचाइए। क्योंकि ऐसे ही बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए और सारे बच्चों के लिए हमारी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से, कि वहां तक हमें शिक्षा की रोशनी ले जानी है, शिक्षा की लौ को जगाना है उन बच्चों तक जो बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके पास टैलेंट बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं रहता है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन हमारा उद्देश्य इसलिए है कि शिक्षा को दूर दराज के, सुदूर तक के क्षेत्रों में और बच्चों के पास पहुंचाना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये बताइएगा, समस्या हो तब भी बताइएगा, अगली क्लास में उसका इंप्रूवमेंट हम करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।